हेलो एवरीवन। आज मैंने हिस्ट्री का वो टॉपिक चूज़ किया है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है, यानी 1700 से 1857 के बीच का टाइम, जिसमें इंडिया में बहुत सारी बाहर की कंपनी आई। इंडिया में बहुत सारे इंटरनल छोटे छोटे राजा महाराजा थे, जिसमें बहुत सारी संधियाँ हुई, बहुत सारे युद्ध हुए। तो ये समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए मैंने उसके लिए एक आपको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं। आई होप कि आपके लिए यूज़फुल होंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है हमारा मॉडर्न इंडिया का 1700 से 1800। अच्छा देखिए फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि थोड़ा आप लोगों को शायद समझने में परेशानी हो सकती है, बिकॉज मैं सिर्फ फ़ोन के थ्रू और मेरे पास कुछ ज़्यादा व्यवस्था नहीं है कि मैं इससे बेटर कर सकूं। तो प्लीज़ आप इतने में कोशिश कीजिएगा कि आपको समझ में आ सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपना फीडबैक दीजिएगा कि मुझे आगे किस सब्जेक्ट पे कंटिन्यू करना चाहिए, कौन से टॉपिक आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं। तो मॉडर्न इंडिया जब हमारा स्टार्ट होता है तो मैंने टाइम पीरियड लिया है 1700 से 1857 के बीच का। ये वो टाइम ड्यूरेशन है जब भारत में मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था, विदेशी कंपनी आ रही थी, बहुत सारे युद्ध हो रहे थे। कुल मिलाकर के ये समय ऐसा है कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी जनरेट होते हैं और ये समझने में दिक्कत होती है कि कब कौन आया, किसका किससे युद्ध हुआ। तो उसके लिए मैंने एक मैप तैयार किया है। देखिए, ये हमारा इंडिया का मैंने एक रफ मैप बनाया है। इसके हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि मुगल जो कि भारत में पहले से इस्टेब्लिश थे, फिर बंगाल जो कि भारत का एक सबसे शक्तिशाली प्रांत था, और अंग्रेज जिन्होंने अपनी कोठरी या जो अपना मेन इस्टेब्लिशमेंट पॉइंट बनाया वो बंगाल को बनाया। तो मैंने इसीलिए अंग्रेजों को यहाँ पर नोटिफाई किया है। फिर देन फ्रांसीसी जिसने मद्रास को अपना पॉइंट बनाया। उसके बाद में दक्षिण की एक शक्तिशाली राजा महाराजा जो थे वो था मैसूर साम्राज्य, जो था वो था मैसूर। उसके बाद यहाँ पर जो अभी वर्तमान में हमारा मराठाओं का पोर्शन है वो उस मराठा, और देन सिख जो कि उत्तर पश्चिम में स्टैब्लिश थे। तो वैसे तो भारत में पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, फिर देन अंग्रेज, लेकिन मैंने दो बड़ी शक्तियों को लिया है जिनका आधिपत्य थोड़ा ज़्यादा समय के लिए था, जो है अंग्रेज और फ्रांसीसी। तो अब आप ध्यान से देखिए, मैंने अंग्रेजों का मैं आपको भारत में इस्टेब्लिशमेंट समझाना चाह रही हूँ कि कैसे अंग्रेज आए और कैसे उनने इन सभी शक्तियों को हराते हुए भारत में अपना इस्टेब्लिशमेंट किया। तो मैंने 1700 से इसीलिए चूज़ किया है क्योंकि 1707 तक के औरंगजेब था जो कि एक शक्तिशाली शासक था। इस समय अंग्रेजों की शक्ति उतनी ज़्यादा नहीं थी, इसीलिए मैंने 1700 से स्टार्ट किया है। और 1857 क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद में बादशाहों का शासन पूरी तरह से समाप्त हो गया था और अंग्रेजी कंपनी का आधिपत्य, एक्चुअली ब्रिटिश आधिपत्य भारत में स्टार्ट हो गया था। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद भारत में कोई शक्तिशाली शासक नहीं बचता है। तो मुगल जो कि उस समय भारत के एक मैक्सिमम पोर्शन पे रूल कर रहे थे, उनका सेंटर पॉइंट था दिल्ली। ठीक है, तो अंग्रेज सबसे पहले जो मुगल हैं उन पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भारत के एक मेजर पोर्शन पे मुगलों का आधिपत्य था और उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली प्रांत था वो था बंगाल, क्योंकि ये संपदा जो वहाँ की उपज है, चाहे आप वहाँ का खजाना ले लो, हर तरह से शक्तिशाली प्रांत था। दूसरा, ये समुद्र से लगा हुआ था। यदि अंग्रेजों को अपना व्यापार इस्टेब्लिश करना है तो वो यहाँ से होते हुए इजीली अपना व्यापार कर सकते थे। और सबसे मेन चीज़, ये भारत का सबसे धनी प्रांत उस समय माना जाता था। तो इन्होंने बंगाल को अपना सेंटर पॉइंट बनाया और उस समय यहाँ थे मुगल की स्थिति 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद से कमजोर होती चली गई। कोई भी ऐसा शक्तिशाली शासक नहीं रह गया जो अंग्रेजों का डटकर मुकाबला कर सके, बल्कि फर्रुख सियर और मोहम्मद शाह रंगीला ऐसे कुछ शासक हुए जो अंग्रेजों को छूट देते गए, जिससे कि अंग्रेजों को अपना व्यापार इस्टेब्लिश करने में आसानी होती गई। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने मुगल और बंगाल इन दो शक्तियों पर
कंट्रोल करने की कोशिश की। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। भारत में कोई भी शक्तिशाली शासक नहीं बचता है। उसके बाद जो इंडिया के राजा महाराजाओं की आपसी कलह थी, उसका फायदा उठाते हुए अंग्रेज बंगाल पर अपना कब्जा करने में सफल होते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने प्री के टाइम पे और बाकी समय पढ़ा होगा कि जो बंगाल में सिराजुद्दौला का शासन था, वहाँ पर आपसी षड्यंत्र का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने उसे हरा दिया और बंगाल पर अपना कब्जा कर लिया। तो वही चीज़ है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और फिर जैसे ही वो थोड़े समय में भारत की स्थिति को समझ पाते हैं, 1757 में प्लासी का युद्ध करके वो बंगाल पर अधिपत्य करते हैं और 1764 में बंगाल पर उनका पूर्ण आधिपत्य स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर एक संधि होती है, इलाहाबाद की संधि, जिसके थ्रू मुगल शासक जो होता है वो इनका पेंशन भोगी बन जाता है और बंगाल की दीवानी और फौजदारी शक्तियाँ अंग्रेजों को प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से मुगल और बंगाल, जो भारत का सबसे शक्तिशाली क्षेत्र माना जाता था, जो सबसे शक्तिशाली शासक थे, वो अंग्रेजों के इनडायरेक्टली नियंत्रण में, या आप यूँ कहें कि डायरेक्टली नियंत्रण में आ जाते हैं। अब अंग्रेजों के पास में छोटी मोटी शक्तियाँ और कुछ बाहरी शक्तियाँ बसती हैं, जिनको हरा करके या जिन पर रूल करके अंग्रेजों को आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले इस क्रम में आते हैं फ्रांसीसी, क्योंकि पुर्तगाली और डचेस जो थे, उनका साम्राज्य उतना ज़्यादा इस्टेब्लिश हो नहीं पाया था, तो उनके सामने एक शक्तिशाली शक्ति बसते हैं फ्रांसीसी। क्योंकि भारत की अंदरूनी शक्तियों को हराने से पहले उन्हें विदेशी शक्ति को हराना ज़्यादा जरूरी था, अगर वो भारत पे अपना व्यापार करना चाहते, क्योंकि जिस समय अंग्रेज आए थे उनका मेन रूल व्यापार करना था। इसीलिए उन्हें फ्रांसीसियों को पहले परास्त करना उचित समझा। तो अंग्रेजों के फ्रांसीसियों से 3 युद्ध होते हैं, जिसे हम कर्नाटक युद्ध कहते हैं, जो कि होते हैं 1746 से 48। फर्स्ट कर्नाटक युद्ध, जो कि संधि से समाप्त हो जाता है 1749 से 54, ये भी एक संधि से समाप्त हो जाता है। और तीसरा होता है 1757 से 1763, जिसमें 1760 में वांडीवर्स की लड़ाई में जो अंग्रेज हैं वो फ्रांसीसियों को परास्त कर देते हैं। अब आप इसका इम्पैक्ट देखिए कि 1757 में प्लासी से बंगाल पर इन्होंने आधिपत्य कर लिया था। तो ये एक बड़ा रीज़न रहता है कि इनकी शक्ति में वृद्धि होती है, इनके साम्राज्य में वृद्धि होती है, अस्त्र शस्त्र, सबसे बड़ी चीज़ मनोबल में वृद्धि होती है, क्योंकि ये बंगाल पर और दिल्ली पर कब्जा कर चुके होते हैं। तो उसी का एक इनको बेनिफिट मिलता है। और 1760 में वांडीवर्स की लड़ाई में ये फ्रांसीसियों को परास्त कर देते हैं। अब आप इस मैप को ध्यान से देखिए। 1700 में भारत में ये मैप था, लेकिन अब जब इन्होंने फ्रांसीसियों को 1760 में परास्त कर दिया, मुगलों पर इन्होंने इनडायरेक्टली कब्जा कर लिया, बंगाल पर इनका आधिपत्य हो गया और फ्रांसीसियों को इन्होंने परास्त कर दिया। मतलब भारत का एक बहुत बड़ा पोर्शन इनके अंडर में आ चुका था। अगर मैं यहाँ से एक क्रॉस लाइन खींच दूँ तो अब भारत में छोटे छोटे, वैसे तो ये उस समय के बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य थे, लेकिन अगर हम मुगलों से कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में ये छोटे थे। तो अब भारत की ये कुछ शक्तियां बसती हैं, जो पहली चीज़ तो आपस में ही लड़ती रहती थी, मराठाओं का, मैसूर का, इनका आपस में ही युद्ध चलता रहता था। तो अंग्रेजों के लिए ये एक अच्छा मौका था कि वो पूरे भारत पर अपना कब्जा कर सकते थे। तो इस क्रम में उन्होंने सबसे पहले चूज़ किया मैसूर को। अच्छा, मैसूर को इन्होंने क्यों चूज़ किया? क्योंकि ये आप देखिए उत्तर भारत में इनको ज़्यादा बेनिफिट था नहीं अभी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिख थे, यहाँ पर मराठा थे, जो कि मराठा उत्तर में अपना अभियान करना चाहते थे। दूसरी, ये जो पोर्शन है यहाँ से कंटिन्यू आक्रमण होते रहते थे, तो उन आक्रमणों से यहाँ के शासक तो लड़ते ही थे, तो अंग्रेजों ने उससे बेटर ये समझा कि वो दक्षिण भारत पे अपना आधिपत्य करें, क्योंकि इन्हें व्यापार भी करना था। व्यापार के लिए इनका समुद्री क्षेत्रों पर कब्जा होना ज़्यादा जरूरी था। फिर अगली चीज़ कि जो मैसूर का शासक था हैदर अली और टीपू सुल्तान, इनके फ्रांसीसियों से बहुत अच्छे संबंध थे। तो भविष्य में अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए या अपने व्यापार की सुरक्षा के लिए इनका मैसूर पर अपना कब्जा करना जरूरी था। इसीलिए इन्होंने मैसूर पर अपना आधिपत्य स्टार्ट किया।
देखिए मैंने इसके कुछ पॉइंट भी लिखे हैं कि इन्होंने मैसूर को क्यों चुना, क्योंकि उत्तर पश्चिम से इनको आक्रमण का खतरा था। व्यापारिक दृष्टि से वो क्षेत्र उतना महत्वपूर्ण नहीं था। मराठे उत्तर में अपना अभियान कर रहे थे। सिख उस समय मजबूत स्थिति में थे और टीपू सुल्तान के फ्रांसीसियों से अच्छे संबंध थे। तो आप देखिए 1760 में वांडीवास की लड़ाई में इन्होंने फ्रांसीसियों को परास्त किया। उसके बाद इन्होंने अपना जस्ट ध्यान आकर्षित कर लिया मैसूर की तरफ। तो 1767 से 1769 फर्स्ट मैसूर युद्ध, जिसमें मद्रास की संधि होती है और ये युद्ध समाप्त होता है। 1780-84 मंगलौर की संधि होती है और युद्ध समाप्त। 1790-92 श्रीरंगपट्टनम की संधि और आखिरी में 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के साथ में इनका ये युद्ध समाप्त होता है और मैसूर पर इनका आधिपत्य स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से सबसे पहले मैं एक बार रिवाइज कर दूं, सबसे पहले इन्होंने मुगलों पर इनडायरेक्टली बहुत सारे इलाज करके, डिफरेंट प्रलोभन देख करके कई छूट प्राप्त की और मुगलों की कमजोर होती हुई स्थिति का फायदा उठाया। प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के थ्रू मुगलों और बंगाल पर इन्होंने अपना कब्जा किया। उसके बाद इन्होंने बाहरी शक्ति जो कि थे फ्रांसीसी, उनके साथ में कंटिन्यू युद्ध किए, उनको परास्त किया और फ्रांसीसियों को केवल एक क्षेत्र तक के सीमित कर दिया। उसके बाद इन्होंने भारत पर अपनी आगे साम्राज्य विस्तार की नीति में मैसूर पर आधिपत्य किया और टीपू सुल्तान और हैदर अली को इन्होंने परास्त किया। अब उसके बाद में दक्षिण के एक बहुत बड़े हिस्से पर और पूर्वी भारत पर मुगलों पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो चुका था, लेकिन फिर भी इस समय इनके सामने दो बड़ी शक्ति थे जो थे मराठा और सिख। मराठा अपनी प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध थे और सिख उस समय की एक बहुत बड़ी शक्ति थे। तो अब उसके बाद में ये आगे बढ़ेंगे मराठाओं की तरफ। देखिए 1761 में पानीपत का युद्ध होता है। आप सभी को पता है कि पानीपत के युद्ध में मराठाओं को कितना नुकसान झेलना पड़ता है, जिससे कि इनकी स्थिति कमजोर हो जाती है। इसी स्थिति का फायदा उठाते हुए, क्योंकि इसके पहले तक के मराठा बहुत ही समृद्ध थे, उनके पास में पेशवास थे जो कि निरंतर उत्तर की ओर अभियान कर रहे थे, तो 1761 तक के मराठा अच्छी स्थिति में थे। इसीलिए तब तक के अंग्रेजों ने इनसे आक्रमण करके या इनसे युद्ध करके इन्हें परास्त करने की कोशिश नहीं की, लेकिन जैसे ही 1761 में इनकी स्थिति कमजोर हुई, अंग्रेजों ने मराठाओं की ओर अपना ध्यान आकर्षित कर लिया और 1761 तक के ये फ्रांसीसियों को हरा चुके थे, बंगाल पर इनका कब्जा हो गया था। तो कुल मिलाकर के ये अच्छी स्थिति में थे। तो 1775 से 1782 तक के फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध होता है। 1802 में दोबारा होता है और तीसरा 1817 से 1818, जिसमें अंग्रेज मराठाओं को परास्त कर देते हैं और मराठाओं का पतन होता है और उन पर अंग्रेजों का शासन एस्टेब्लिश हो जाता है। अब इसके बाद एक आखिरी शक्ति बचते हैं जो है सिख। सिख से ये आखिरी में युद्ध करते हैं, इसका मैंने पहले भी आपको कुछ रीजंस बताए थे। और दूसरा 1839 तक के रणजीत सिंह, जो कि उस समय का प्रसिद्ध शासक था, शक्तिशाली शासक था, उसके पास एक बृहद सेना थी, वो उस समय तक के जीवित रहता है। तो 1839 में जैसे ही इसकी मृत्यु होती है